C949। ये चीन का जवाब है उस सवाल का जो एविएशन जगत को तब से परेशान कर रहा है जब से कॉनकॉर्ड को म्यूजियम में डाल दिया गया और धूल फाकने के लिए छोड़ दिया गया। महानता को सलाम। अब सवाल है, क्या हम आवाज से तेज उड़ सकते हैं बिना जमीन के लोगों को बहरा किए? कागज पर C949 एक दानव है। हम क्रूज स्पीड मार्क 1.611 किमी रेंज की बात कर रहे हैं, जो कॉनकॉर्ड से 50% ज्यादा है। इसकी जमीन पर सुनाई देने वाला शोर सिर्फ 83.9 परसीव डेसिबल रखने का लक्ष्य है। अगर तुलना करें तो कॉनकॉर्ड बिजली की गड़गड़ाहट जैसा था, जबकि इसकी आवाज सिर्फ पास के कमरे में हेयर ड्रायर जैसी होनी चाहिए। अगर ये स्पेसिफिकेशन सही हैं, तो ये सिर्फ प्लेन नहीं है। जो भी जमीन के ऊपर सुपरसोनिक फ्लाइट का हल निकाल लेगा, वो शंघाई से लंदन की 10 घंटे की यात्रा को 5 घंटे में बदल सकता है और शायद 100 साल तक एरोस्पेस इंडस्ट्री में राज कर सकता है। नासा X-59 के साथ ये कोशिश कर रहा है। बूम सुपरसोनिक जैसे स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल झोंक रहे हैं और ओवरचोर के साथ इसे करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमैक के इंजीनियरों को शेयर होल्डर्स या तिमाही रिपोर्ट्स की चिंता नहीं है, क्योंकि यह चीन की सरकारी एरोस्पेस कंपनी है। उनके पास एक बहुत ही खास डेडलाइन है। वे 2049 तक सेवा में प्रवेश का लक्ष्य बना रहे हैं, जो संयोग से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 100वीं वर्षगांठ भी है। यह संयोग नहीं है, बड़ा सवाल है, क्या यह जेट यात्रा का भविष्य है? क्या यह सुपरसोनिक एयरलाइनर का पहला असली ब्लूप्रिंट है, जो उस धमाके की समस्या हल करता है जिससे कॉनकॉर्ड का अंत हुआ? या ये सिर्फ एक मैक 1.6 जन्मदिन तोहफा और प्रचार है, जिसे पोस्टर पर अच्छा दिखाने के लिए बनाया गया है, न कि असल में किराया चुकाने वाले यात्रियों को ले जाने के लिए? चलिए पता करते हैं। सुपरसोनिक क्यों बंद हुआ और चीन क्यों सोचता है कि वह इसे ठीक कर सकता है? यह समझने के लिए कि चीन यह चीज क्यों बना रहा है, सबसे पहले चलिए कॉनकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है? 27 सालों तक कॉनकॉर्ड आसमान का निर्विवाद राजा था। यह आपको लंदन से न्यूयॉर्क 3.5 घंटे से कम में शैंपेन पीते हुए माक 2 की रफ्तार से पहुंचा सकता था। यह एक तकनीकी चमत्कार था और आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह एक आपदा भी था। मुझे याद है जब मैं बच्चा था, कॉनकॉर्ड लंदन के ऊपर उड़ता था और दुख है कि कभी उसमें सफर नहीं कर पाया। समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि यह रॉकेट की तरह ईंधन जलाता था, समस्या थी शोर। सोनिक बूम 105-110 डेसिबल के बीच था। जब कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक गति से ऊपर से गुजरा तो ऐसा लगा जैसे सामने जोर से दरवाजा बंद हुआ हो। यह इतना परेशान करने वाला था कि अमेरिका और अन्य सरकारों ने इसे पूरी तरह से जमीन के ऊपर सुपरसोनिक उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया, जिससे इसे केवल समुद्री मार्गों तक ही सीमित रहना पड़ा। इस प्रतिबंध ने बाजार को प्रभावी रूप से खत्म कर दिया। 2000 की दुखद दुर्घटना और 9/11 के बाद आई मंदी के बाद सपना खत्म हो गया। 2003 में कॉनकॉर्ड रिटायर हुई और तब से सुपरसोनिक उड़ान नहीं हुई। कॉनकॉर्ड ने साबित कर दिया कि सुपरसोनिक एयरलाइनर संभव हैं। इसने यह भी साबित कर दिया कि वे बहुत ज्यादा शोर वाले, बहुत प्रदूषणकारी और बस बहुत महंगे थे, जिससे उनका टिकना मुश्किल था। तो अगर आप सुपरसोनिक यात्रा को वापस लाना चाहते हैं, तो आपको उस सोनिक बूम की समस्या हल करनी होगी और उसे ठीक करने के लिए आपको समझना होगा कि वो है क्या। देखिए, जब एक विमान उड़ता है तो वह हवा को अपने रास्ते से हटाता है, जिससे दबाव की तरंगें बनती हैं, कुछ वैसे ही जैसे नाव से पानी में लहरें बनती हैं। जैसे जैसे विमान की गति बढ़ती है, वे तरंगें इतनी जल्दी रास्ते से नहीं हट पाती। वे विमान के सामने इकट्ठा हो जाती हैं और एक तेज, जबरदस्त झटकेदार तरंग में बदल जाती हैं, जिसे माक कोन कहा जाता है। जब वो कोन जमीन पर आपके ऊपर से गुजरता है, तो आपके कान अचानक दबाव को धमाके की तरह महसूस करते हैं। नासा वर्षों से इस पर काम कर रहा है। उनका समाधान है X-59 क्वेस्ट। ये एक अजीब दिखने वाला प्रयोगात्मक विमान है, जिसे उन शॉकवेव्स को फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे पारंपरिक धमाके की तेज एन वेव को सिर्फ नरम तरंगों की एक श्रृंखला में बदल दिया जाता है। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज के बजाय नासा एक सोनिक थंप का लक्ष्य बना रहा है, जो लगभग 75 परसीव्ड डेसिबल सुनाई देगा, या लगभग कार का दरवाजा बंद होने जैसी आवाज होगी। नासा मानता है कि अगर लोग धमाके कम महसूस करें, तो सुपरसोनिक उड़ानों पर जमीन के ऊपर लगा प्रतिबंध हट सकता है। चीन इसे पार करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी अब थोड़े चिंतित हैं। ये अब महज वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, ये एक दौड़ है जिसमें एक और अमेरिकी स्टार्टअप बूम सुपरसोनिक है। उनके ओवरचर जेट के साथ वे 64 यात्रियों के लिए मैक 1.7 की रफ्तार और 2020 के दशक के आखिर में शुरुआत का लक्ष्य रखते हैं। एविएशन स्टार्टअप्स में समय सीमा लचीली होती है, लेकिन दशक के अंत तक सुपरसोनिक उड़ान संभव हो तो यह शानदार होगा।
मैं तो टिकट खरीद लूंगा। दूसरी तरफ आपके पास नासा का X-59 है, लेकिन याद रखिए X-55 कोई एयरलाइनर नहीं है। ये सिर्फ एक टेस्ट बेड है। ये कभी भी किसी भुगतान करने वाले यात्री को नहीं ले जाएगा। ये सिर्फ डेटा तैयार करता है ताकि FAA नियम बदलने को माने। और जाहिर है चीन भी है। C949 बूम को शांत करने के लिए सिर्फ विमान की बनावट पर निर्भर नहीं है। फ्लाइट ग्लोबल के अनुसार कॉमैक बूमलेस क्रूज पर काम कर रहा है, जो वायुमंडलीय अपवर्तन से शॉकवेव्स को ऊपर की ओर मोड़ दे ताकि वे जमीन तक पहुंचे ही नहीं। बूम सुपरसोनिक के CEO ब्लेक शोल ने इसे एक दौर बताया और चेताया कि जब पश्चिमी देश नियमों पर बहस कर रहे हैं, चीन आगे बढ़कर वही चीज बना रहा है। लेकिन क्यों? चीन आखिर इतनी बेताबी से उस तकनीक में सबसे आगे क्यों निकलना चाहता है, जो पिछली बार जब हमने कोशिश की थी तो बुरी तरह फेल हो गई थी? इसका जवाब जानने के लिए आपको कॉमैक की लंबी रणनीति को देखना होगा। चीन की कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कॉमैक की स्थापना 2008 में एक साफ मकसद के साथ की गई थी, चीन को बोइंग और एयरबस पर निर्भर होने से रोकना। उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की और कई साल ARJ-21 रीजनल जेट पर मेहनत की, जिसे सही बनाने में 15 साल लगे। फिर आया C919, जो एक नैरो बॉडी प्रतियोगी था 737 और A320 के मुकाबले में। ये एक हैरान करने वाली हद तक मिलता जुलता प्रतिद्वंदी है, जो अब चीन में यात्रियों को ले जा रहा है, जबकि पश्चिमी नियामक अभी भी संदेह कर रहे हैं। C929 एक वाइड बॉडी लॉन्ग हॉल जेट है, जिसे अब चीन अकेले विकसित कर रहा है, क्योंकि रूस प्रोग्राम से बाहर हो गया है। अगर आप कॉमैक के आंतरिक रोडमैप्स को देखें, तो यहाँ साफ तौर पर एक क्रमबद्ध प्रगति दिखती है। 919 आज के लिए है, 929 2030 के दशक के लिए है और 949 वो 2040 के दशक के लिए ताज का गहना है। चीन के पास एक विशाल घरेलू बाजार है। सिर्फ 2024 में ही 73 करोड़ यात्री यात्राएं हुई हैं। उनके पास इतनी संख्या है कि वे इसे उड़ा सकते हैं। पर C949 सिर्फ आर्थिक मसला नहीं है, ये 2049 की राष्ट्रीय रणनीति पीपल्स रिपब्लिक की शताब्दी से जुड़ा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उस तारीख तक विश्व स्तरीय सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय पुनर्जागरण हासिल करने के लक्ष्य तय किए हैं। अगर आप बीजिंग हैं और 2049 के लिए प्रतीकात्मक हम आ गए हैं प्रोजेक्ट चाहते हैं, तो स्वदेशी सुपरसोनिक एयरलाइनर, चांद पर बेस और छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स सबसे ऊपर हैं। यह इस बात का ऐलान है कि चीन अब सिर्फ पश्चिमी तकनीक की नकल नहीं करता, लेकिन वो अब भी करता है। जिस विमान की बात की वो 737 की नकल है, मगर उसे पीछे छोड़ देता है शांत सुपरसोनिक जेट के अंदर। ठीक है, तो चलिए इस चीज की परत हटाते हैं और देखते हैं कि कॉमैक वास्तव में क्या प्रस्तावित कर रहा है। अगर हम लीक हुए कागजात और कॉन्सेप्ट स्टडीज को एक ब्रोशर की तरह देखें, तो C949 इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। हम एक ऐसी मशीन की बात कर रहे हैं जो मैक 1.6, 1.7 की रफ्तार से करीब 16,000 मीटर 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकती है, जो सामान्य वाणिज्यिक हवाई यातायात से काफी ऊपर है। लेकिन असली आकर्षण इसकी रेंज है। C949 की टारगेट रेंज 11,000 किलोमीटर है। कॉन्कॉर्ड लगभग 7,200 किलोमीटर पर ही रुक जाता था। वो अतिरिक्त 50%। यही फर्क है। पहले लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचना मुश्किल था, अब शंघाई से लॉस एंजलिस या बीजिंग से पेरिस तक बिना रुके उड़ सकते हैं। फिजिकली इसकी लंबाई 61 मीटर और विंग स्पैन 22.5 मीटर है। इसमें सुपर स्वीप लो विंग, आगे कैनार्ड्स, पीछे वी-टेल और 2 इंजन रियर फ्यूजलेस के ऊपर लगे हैं। इसे समझने के लिए एक बोइंग 737 को लें, जिस पर आपने शायद कई बार एक आम छोटी दूरी की उड़ान में सफर किया होगा, और उसे इतना लंबा खींच दें कि वो एक सिल्वर तलवार जैसा दिखने लगे। लेकिन इसमें 200 लोग नहीं हैं। बेसलाइन डिजाइन में सिर्फ 28 से 48 बिजनेस क्लास सीटें हैं। एक बड़े 168 सीट वाले वेरिएंट की भी चर्चा है। स्पीड और रेंज बढ़िया हैं, पर जमीन के ऊपर उसे उड़ाने की इजाजत ना हो तो फायदेमंद नहीं। तो सुपरसोनिक जेट को शांत या कम शोर वाला कैसे बनाएं? डिजाइन पेपर्स के अनुसार कॉमैक इस समस्या के लिए सभी एरोडायनेमिक तरीके आजमा रहा है और फ्यूजिलाज पर रिवर्स चैम्बर का इस्तेमाल किया है। असल में इसका मतलब है कि प्लेन का मिड सेक्शन अंदर की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ, यानी अवतल है। यह अजीब आकार शॉकवेव्स के बनने और प्लेन के धर के साथ आगे बढ़ते हुए आपस में मिलने का तरीका बदल देता है। और फिर इसकी नाद भी है। यह एक लंबा शांत कोन जैसा स्पाइक है
जिसे शुरुआती शॉकवेव को कई छोटे छोटे पल्स में बांटने के लिए डिजाइन किया गया है। पीछे पूंछ के पास हल्का उभार और इंजनों के चारों ओर तराशे हुए वायुक्तिकीय आवरण हैं। अब इस जटिल ज्योमेट्री का मकसद ये है कि शॉकवेव्स एक साथ मिलकर वो बड़ी एनवेव ना बना लें जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, कॉनकॉर्ड का बूम ऐसे था जैसे हवा पर एक भारी बॉलिंग बॉल गिरा दी जाए। C949 कोशिश कर रहा है कि उसकी बॉलिंग बॉल को छोटे छोटे कंकड़ों की लंबी श्रृंखला में बदल दे। उनकी सिमुलेशंस के अनुसार ये सच में काम करता है। पहले के डिजाइनों ने 105 डेसिबल से ज्यादा का बूम पैदा किया था, जो कॉनकॉर्ड के स्तर का है। नोज स्पाइक, रिवर्स कैम्बर और टेल बम्प्स के कारण उनका दावा है कि आवाज जमीन पर 84 डेसिबल से भी कम हो गई है, जो हमें उस जादुई हेयर ड्रायर नंबर तक ले जाता है। लेकिन धातु को आकार देना तो बस आधी लड़ाई है, बाकी हिस्सा वातावरण को चकमा देने से जुड़ा है। C949 मार्क कट ऑफ प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए डिजाइन है। ये टॉपगन जैसी लगती है, पर असल में ये सिर्फ अपवर्तन है। गर्म हवा में ध्वनि ठंडी हवा से तेज चलती है। आमतौर पर जमीन के पास की हवा 50,000 फीट ऊंचाई की हवा से गर्म होती है। जैसे ही आघात तरंग विमान से नीचे आती है, वह गर्म हवा से टकराकर ऊपर मुड़ जाता है और अपवर्तित होता है। अगर आप सही गति और ऊंचाई पर उड़ें, तो आघात तरंगे इतनी मुड़ सकती हैं कि वे जमीन तक नहीं पहुंचते। वे विमान के नीचे एक छाया क्षेत्र बना देते हैं। कॉमैक अवधारणा में मैक 1.1-1.7 के बीच सोनिक बूम रहित क्रूज के लिए इसका उपयोग स्पष्ट रूप से बताया गया है। नासा भौतिकी की पुष्टि कर चुका है। बूम सुपरसोनिक ने इसे आजमाया है। C949 यांत्रिक रूप से सोनिक बूम को नया आकार देने और बचा हुआ ऊपरी वायुमंडल में छुपाने की कोशिश कर रहा है। विमान जब ये एरोडायनामिक तरकीबें आजमाता है, तो संतुलन बनाए रखने के लिए काफी चरम उपाय करने पड़ते हैं। C949 असल में एक उड़ता हुआ फ्यूल टैंक है। इसमें पंखों और धड़ में 60 टैंक हैं, जिनमें करीब 42,000 किलोग्राम ईंधन रखा जाता है। उड़ान के दौरान विमान को अपने गुरुत्व केंद्र को नियंत्रित करने के लिए उस ईंधन को आगे पीछे पंप करना पड़ता है। कम गति पर आपको अधिक स्थिरता के लिए वजन आगे रखना होता है, लेकिन मैक 1.7 की रफ्तार पर आपको इसे दक्षता के लिए पीछे की ओर शिफ्ट करना होता है। स्थिरता के लिए कॉमैक AI आधारित फ्लाई बाय वायर सिस्टम पर निर्भर है। नियंत्रण सॉफ्टवेयर फ्लैप्स और कैनार्ड्स को नॉन लाइनियर एरोडायनेमिक्स से निपटने के लिए प्रति सेकंड 100 बार एडजस्ट करता है। फिलहाल इंजन सबसे बड़ी अनिश्चितता है। इस कॉन्सेप्ट में 2 एडेप्टिव साइकिल टर्बोफैन चाहिए, जो उड़ान के दौरान अपनी एयरफ्लो ज्योमेट्री बदल सकते हैं। इनमें क्रूज उड़ान में उच्च दक्षता के लिए इको मोड और एग्जॉस्ट वेलोसिटी घटाने को लो बूम मोड है। कागज पर C949 का इंजन परफेक्ट है, असल दुनिया में ये अभी तक मौजूद नहीं है। चीन CZ1000 सबसोनिक इंजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर C999 में पश्चिमी इंजनों की जगह लेना चाहता है। 1980 के दशक के टर्बोफैन को मुश्किल से क्लोन कर पाने से लेकर दुनिया का पहला कमर्शियल अडैप्टिव साइकिल सुपरसोनिक इंजन बनाना वाकई बहुत बड़ी छलांग है। अगर कोई ये छलांग लगाएगा तो वो चीन ही होगा, है ना? इस पेपर के पीछे के लोग हार मानने वाले नहीं हैं। मुख्य एरोडायनामिसिस्ट वू दाई वेई हैं, जो कोमैक के पुरस्कार विजेता इंजीनियर हैं। उनके पीछे नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी और AYC से निकलने वाले शोध का एक विशाल इकोसिस्टम है। उन्होंने इनवर्स डिजाइन और वेव इंटरफेरेंस पर दर्जनों पेपर प्रकाशित किए हैं। वू और उनके सहयोगियों के लिए यह सिर्फ शैक्षणिक अभ्यास नहीं है। उनका पेपर इसी पर खत्म होता है कि 21वीं सदी के विकास की दिशा विजेता तय करेगा, और वे चाहते हैं कि विजेता चीनी हो। ऐसा क्यों हो सकता है और साथ ही ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा विमान है जो ज्यादातर कंप्यूटर में ही मौजूद है, ऐसे इंजनों पर निर्भर है जो अभी बने ही नहीं हैं, और AI द्वारा नियंत्रित है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। अगर ये कोई पश्चिमी स्टार्टअप होता तो यही वो हिस्सा होता जहां मैं आपको बताता कि उनके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी ये नहीं मानता कि वे इसे कर पाएंगे, और फिर वे गायब हो जाएंगे और फिर कभी उनके बारे में सुना नहीं जाएगा। लेकिन कोमैक कोई स्टार्टअप नहीं है, और यही वजह है कि यह संभव है। पहला कारण इसका पैमाना है। 2024 में चीनी एयरलाइनों ने करीब 730 मिलियन यात्रियों को सफर कराया। घरेलू बाजार बहुत विशाल है। कॉन्कॉर्ड असफल हुआ क्योंकि वो केवल लंदन न्यूयॉर्क रूट पर चलता था।
अगर C949 को लॉस एंजलिस या लंदन जाने की इजाजत नहीं मिलती तो फर्क नहीं पड़ता। चीन इसका उपयोग बीजिंग उरुमची, शंघाई सिंगापुर या ग्वांगझो दुबई उड़ानों के लिए कर सकता है। उनके पास इतनी मांग और दोस्ताना पड़ोसी हैं कि वे FAA से अनुमति मांगे बिना भी अपनी उड़ानों की सीटें भर सकते हैं। फिर पैसे का सवाल आता है। ये परियोजना मेड इन चाइना 2025 रोडमैप और CAAC की 2050 रणनीति से जुड़ी हुई है। लक्ष्य है कि सदी के मध्य तक विश्व स्तरीय विमानन केंद्र बने। अगर आप किसी चीज को 30 साल सब्सिडी देने को तैयार हैं, क्योंकि ये 100वीं सालगिरह पर फोटो खिंचवाने का बढ़िया मौका है, तो सामान्य अर्थशास्त्र मायने नहीं रखता। चीन को नियामक स्वतंत्रता का लाभ है, जबकि अमेरिका में FAA ने जमीन के ऊपर नागरिक सुपरसोनिक उड़ानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका विमान कितना शांत है। अगर आप साउंड बैरियर तोड़ते हैं तो आप कानून तोड़ रहे हैं। यह नियम 1973 से चला आ रहा है और इसे बदलना एक पूरी तरह से नौकरशाही सिरदर्द है। लेकिन चीन का तरीका थोड़ा अलग है। चीन का नागरिक उड्डयन प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों का पालन करता है, लेकिन इनर मंगोलिया या गोबी रेगिस्तान जैसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में सुपरसोनिक कॉरिडोर बना सकता है। वे प्रभावी रूप से कह सकते हैं, हम यहां सुपरसोनिक उड़ान भर रहे हैं, इससे निपटो। कोमात ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे टेक ऑफ के शोर को सामान्य सीमा के भीतर रखना चाहते हैं, लेकिन क्रूज चरण के लिए वे यह दाव लगा रहे हैं कि एक हल्की धमक स्वीकार्य समझौता है। और सच कहूं तो यह सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना? अगर सिटी काउंसिल कहे कि दिन में कुछ बार हल्की धमक सुनाई देगी, लेकिन आप 5 घंटे में दुनिया के दूसरे छोर पर पहुंच सकते हैं, तो क्या आप ये मानेंगे? मुझे लगता है यह टिकट की कीमत पर निर्भर करता है। तीसरा कारण यह है कि इसकी तकनीकी नींव असली है। यह सिर्फ एक दिखावटी रिसर्च पेपर नहीं है। 2020 से चीनी विश्वविद्यालय कम धमक एरोडायनामिक्स पर लगातार पीयर रिव्यू रिसर्च प्रकाशित कर रहे हैं। चीन के पास हाई स्पीड मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बढ़त है। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन जैसी निजी कंपनियां यांगजिंग नामक मैक 4 स्पेस प्लेन प्रोटोटाइप का परीक्षण कर रही हैं। चीन का हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम शायद अमेरिका से भी आगे है। आपके पास वही विंड टनल्स और CFD टूल्स हैं जो सेना के हाइपरसोनिक ग्लाइडर डिजाइन में काम आते हैं, और ये सुपरसोनिक जेट परीक्षण में भी सहायक हैं। हालांकि इससे पहले कि हम सब शंघाई के लिए अपने टिकटों के लिए पैसे बचाना शुरू करें, हमें इस प्रोजेक्ट पर लहराते हुए बड़े बड़े लाल झंडों को देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे हैं और ये चीनी झंडे नहीं हैं। पहले भौतिकी। याद है मैक कट ऑफ ट्रैक, जिसमें बूम वातावरण से टकराकर लौटता है? ये मौसम के अनुसार काफी संवेदनशील है। ये एक तरह का गोल्डीलॉक्स जोन है। अगर तापमान का अंतर बदल जाए या हवा की दिशा बदल जाए तो भौतिकी काम करना बंद कर देती है और बूम जमीन पर गिर जाता है। आप एयरलाइन इस सोच पर नहीं चला सकते कि मौसम अच्छा रहेगा तो यात्रा करेंगे। दूसरा मुद्दा शोर है। X-59 भी 75 डेसिबल का लक्ष्य रख रहा है। C949 करीब 84 डेसिबल लक्ष्य रखता है, जो सुनने में ज्यादा अंतर नहीं लगता, लेकिन वास्तव में है। नियामक तय कर सकते हैं कि 84 डेसिबल अब भी सोने वालों के लिए परेशान करने वाला है, चाहे ब्रोशर में कुछ भी हो। तीसरा, सुरक्षा की बात है। पहले AI फ्लाइट कंट्रोल्स का जिक्र हुआ था। प्रमाणन प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना होता है कि विमान पूरी तरह सुरक्षित है और न्यूरल नेटवर्क भ्रमित होकर विमान को उल्टा न कर दे। ये प्रमाणन का दुस्वप्न है जो अब तक अनसुलझा है। फिर आर्थिक पहलू भी हैं। सुपरसोनिक उड़ान में ईंधन जलता है, बहुत सारा ईंधन। ये काफी साधारण भौतिकी है। जैसे जैसे आप ध्वनि की गति के करीब पहुंचते हैं, ड्रैग तेजी से बढ़ता है। अनुकूल इंजन होने पर भी प्रति यात्री ईंधन खर्च सबसोनिक जेट की तुलना में बेहद ज्यादा होगा। कॉमैक का अनुमान है कि दुनिया में सालाना बाजार करीब 45 मिलियन यात्रियों का है। यह करीब 1% यात्रियों जितना है। ये बस या 737 में बैठने जैसा नहीं, बल्कि फरारी में सवारी जैसा है। यह एक प्रीमियम सीमित बाजार है और यह वाकई बहुत अमीर लोगों के लिए होने वाला है। यही बात हमें जलवायु की ओर ले जाती है। चीन के पास विमानन के लिए हरित विकास योजना है। लक्ष्य कार्बन न्यूट्रल विकास है। एक मैक 1.7 कमर्शियल जेट स्थिरता का आदर्श नहीं है ना? अगर सुपरसोनिक यात्रा वापस आती है ठीक उसी समय जब पूरी विमानन इंडस्ट्री पर डीकार्बोनाइजेशन का जबरदस्त दबाव है, तो उसके मुकाबले कॉनकॉर्ड की राजनीतिक समस्याएं भी काफी आसान लगेंगी। और आखिर में हमें टाइमलाइन पर भी नजर डालनी होगी। कोमैक के रोडमैप के मुताबिक C929 को 2020 के दशक के आखिर में, C939 को 2030 के दशक में और C949 को 2049 में लाने की योजना है। लेकिन आइए यहाँ के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें।
C919 को सेवा में आने में योजना से 1 दशक से भी ज्यादा समय लग गया। C929 अभी भी डिजाइन चरण में है। तो 2049 लगभग निश्चित रूप से एक आशावादी परिदृश्य है। लेकिन चीन को लंबी अवधि की योजनाएं पसंद हैं। अगर कोई 30 साल तक मेहनत करने को तैयार है तो वो कोमैक है। वे देर से आते हैं लेकिन हार नहीं मानते। वो आवाज जो आप नहीं सुनते। तो अब हम कहां खड़े हैं? फिलहाल C949 एक भूत की तरह है। यह एक बहुत ही विस्तृत ब्लूप्रिंट है और एक हार्ड ड्राइव में भूत की कई आशाजनक सिमुलेशन हैं, लेकिन यह अभी तक उड़ने वाला प्रोटोटाइप नहीं है। यह तकनीकी रूप से संभव होने और सचमुच बनकर तैयार होने के बीच की घाटी में है। यह काफी बड़ी घाटी है। इसे हकीकत बनाने के लिए कॉमैक को एरोस्पेस इंजीनियरिंग की सबसे कठिन समस्याओं का ढेर एक साथ हल करना होगा। उन्हें लो बूम शेपिंग में माहिर होना होगा जो असल दुनिया में चले, सिर्फ कंप्यूटर पर नहीं। मैक कट ऑफ फ्लाइट पाथ भी परफेक्ट बनाना होगा जो मौसम पर निर्भर ना हो। उन्हें ऐसे एडेप्टिव साइकिल इंजन बनाने होंगे जो अभी मौजूद ही नहीं हैं, और एआई फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को सर्टिफाई करना होगा जो इतने अस्थिर विमान को संभाले कि लेवल रखने के लिए फ्यूल फ्यूजलेज में पंप करना पड़े। इनमें से कोई भी समस्या पूरे प्रोग्राम को खत्म कर सकती है। लेकिन रणनीतिक रूप से इस विमान को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। ये चीन की 2049 की कहानी के साथ पूरी तरह मेल खाता है। ये एक उभरती हुई महाशक्ति के उस पैटर्न में फिट बैठता है जो बोइंग और एयरबस जैसी स्थापित कंपनियों की नकल करने के बजाय उन्हें पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही है। C949 शायद कभी ड्राइंग बोर्ड से आगे न बढ़े और विमानन इतिहास में फुटनोट बन जाए। लेकिन अगर सुपरसोनिक एयरलाइनर वापस आते हैं तो बहुत मुमकिन है कि वे कुछ इसी तरह दिखेंगे। और शंघाई या शियान की किसी लैब में वू दाई और उनकी टीम देख रही है। वे नासा का X-59 पेश करते और बूम सुपरसोनिक को मुहावे में टेस्ट होते देख रहे हैं। और वे जानते हैं कि जब पश्चिम शोर नियमों और फंडिंग राउंड्स पर बहस कर रहा है, उनके पास जीतने के लिए 30 साल का जनादेश है। देखने के लिए धन्यवाद।